हेलो एंड वेलकम टू कौटिल्य सिविल सर्विसेज। आज की परीक्षा न्यूज में हम बात करेंगे 12 जुलाई की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय न्यूज। तो सबसे पहली न्यूज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि आईटी नियमों का अनुपालन कर लिया है ट्विटर ने। जो पुराना विवाद चला आ रहा था भारत सरकार के साथ कि जो ट्विटर है वो अपना शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त नहीं कर रहा था, यानी ग्रीवांस रिड्रेशल ऑफिसर अब नियुक्त कर दिया है और उनका नाम है विनय प्रकाश। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी के प्रीलिम्स में। इसके अलावा जो कल का दिन 11 जुलाई था वो मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। देखो पूछे जाते हैं ये जो इम्पोर्टेंट जो भी डे होते हैं ना वो पूछे जाते हैं, चाहे वो वर्ल्ड के हों या कोई इंडिया का स्पेसिफिक कोई डे हो। तो ये पता होना चाहिए 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बहुत इंपॉर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट और इसलिए ज़्यादा हो गया है कि यूपी गवर्नमेंट ने जनसंख्या नियंत्रण बिल पारित करने की बात कही है। अभी उसको पब्लिक डोमेन में छोड़ा है कि अगर आपको कोई भी सुझाव देना है तो 20 जुलाई तक आप सुझाव भी दे सकते हो उसमें, और फिर उसके बाद उसे सदन में लेके आया जाएगा। तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है डे। तो ध्यान रखना है 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। लिस्ट बना लो एक अलग, जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं उनकी एक अलग लिस्ट बना लो और नोट्स में उसे अलग से रखो। तो जब डे रिवाइज करने हैं तो एक साथ डे रिवाइज करो। हालांकि हम अलग से एक वीडियो बना के देंगे, नोट्स भी आपके तैयार रहने चाहिए। अगला, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 2030 पेश की है। तो पहला तो क्वेश्चन यही बन गया आपका कि कब से कब तक के लिए लागू हुई है। 21 से 35 तक नहीं है, 21 से 25 नहीं है, ये है 2021 से 2030 तक। 10 साल के लिए ये की गई है, बल्कि 9 साल हो गए क्योंकि 2021 का आधा वर्ष तो बीत ही चुका है ना। 9 साढ़े 9 वर्ष तक के लिए एग्जैक्टली वैसे देखा जाए तो, लेकिन 2021 से 2030 तक के लिए ये जनसंख्या नीति रहेगी। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। वैसे भी हम एक आर्टिकल अच्छे से कवर करते हैं, बाकी न्यूज़ जो है केवल जो प्रीलिम्स के पर्पज से हम कवर कर लेते हैं। बाकी एक न्यूज़ ऐसी होती है इंपॉर्टेंट कि उसे हम आर्टिकल के फॉर्म में करते हैं, तो वो आज की यही है। चलो, इस नीति में 5 प्रमुख लक्ष्य क्या क्या हैं वो लक्ष्य: जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल, मातृ मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी जो माताओं की मृत्यु हो जाती है पर थाउजेंड में जितने माताओं की, वही होती है हमारी मातृ मृत्यु दर। बीमारियों को समाप्त करना, इलाज योग्य शिशु मृत्यु दर को समाप्त करना तथा उनके पोषण स्तर में सुधार। तो ये 5 पिलर हैं। क्या क्या एम है? पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, केवल पॉपुलेशन ही कंट्रोल नहीं करना है हमें, जो जननी है जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है उनकी मृत्यु दर को कम करना है, बीमारियों को समाप्त करना है उनकी। इसके अलावा जिन बच्चों का इलाज हो सकता है लेकिन वो फिर भी मर जाते हैं, तो उनकी मृत्यु दर को कम करना है ना, जिसे आईएमआर बोलते हैं हम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो भी ख़त्म करनी है। और उनके न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना है। तो ये 5 चीज़ें पूरी करनी है। इसके अलावा युवाओं के बीच यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी व सुविधाओं में सुधार और बड़ों की देखभाल करना प्रस्तावित है। ये 5 होते हैं। पांचवा ये है कि युवाओं के बीच में जो सेक्स एजुकेशन है और प्रजनन के स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जानकारी का जो अभाव है बच्चों के बीच में, युवाओं के बीच में मतलब, उन वो प्रोवाइड कराना है ना। और कहीं अगर सुविधाओं में सुधार की ज़रूरत है तो वो भी करना है। और इसके अलावा जो बड़े लोग हैं उनकी देखभाल भी करनी है। इसी नीति के अंतर्गत ये 5 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार के विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक भी तैयार किया है, जिसके अंतर्गत 2 बच्चों के नियम को लागू किया जाएगा, है ना। और इस मसौदे के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण नीति का उल्लंघन करने पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाया जाएगा और दंड के साथ नौकरी में पदोन्नति दी जाएगी। और सब्सिडी वगैरह जितनी भी सरकार की जो योजना होती हैं सब्सिडी वाली, उन सब को रोक दिया जाएगा। और अगर प्रमोशन है तो वो आपका लेट होगा, या फिर कोई बहुत सारे दंड उसमें देखे जाएंगे कि क्या क्या दंड दिया जा सकता है। तो जब ये
पूरा पारित हो जाएगा उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे। अभी तो ये सलाह के लिए पब्लिक डोमेन में रखा गया है कि अगर आपको कोई सलाह देनी है इस पे तो आप दे सकते हैं। तो थोड़ा और देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन पॉलिसी 2021 से 30 वाज लॉन्च टू रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट डेथ इन टाइम बाउंड मैनर। पॉलिसी के एम क्या क्या हैं? डिक्रीज द टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वीमेन, फ्रॉम 2.7 टू 2.1 बाई 2026। अभी क्या है, 2.7 है जो फर्टिलिटी रेट है ना, उसको कम करना है। यानी बच्चे जो ज़्यादा हैं, एक महिला 2.7 बच्चे को जन्म दे रही है इसके हिसाब से, ये है कहने का मतलब। इसको 2026 तक कम करके लाना है 2.1 तक। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2026 तक लाना है हमें 2.1, और 2030 तक, यानी जब तक ये पॉलिसी चलेगी तब तक ले आना है 1.7। इसके अलावा इंक्रीज मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट फ्रॉम 31.7% टू 45% बाई 2026। यानी अभी केवल 31.7% लोग ही कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं, इसको बढ़ाना है 2026 तक, 45% तक लेके आना है 2026 तक, और 2030 तक इसे बढ़ा के कितना कर देना है, 52%, है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज ज़्यादा से ज़्यादा इसको एनकरेज करना है। अगला क्या है कि इंक्रीज मेल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज फ्रॉम 10.8% टू 15.1%। अभी क्या है, केवल फीमेल ही कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करती हैं ज़्यादा, है ना, और मेल केवल यूज करते हैं 10.8% मेल ही यूज करते हैं, जबकि मेल का भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, है ना, और इसको बढ़ाना है 15.1% तक। ठीक है जी। अगला क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो कि अभी 1 लाख बच्चे पे 197 है, इसको घटा के लेके जाना है 150 तक 2026 तक, और फिर उसके अगले 4 साल में 98 तक लेके जाना है। 197 से कितना कर देना है, 98, यानी 1 लाख जो जन्म देने वाली माताएं हैं उनमें केवल 98 महिलाओं की ही मृत्यु हो, ये हमारा टारगेट है। इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी 1,000 बच्चों में कितने बच्चे मरते हैं, फिलहाल 43 बच्चे मरते हैं। तो इसको जो टारगेट है वो फाइनली 22 तक लेके जाना है, और 2026 तक कितना करना है, 2026 तक कर देना है इसको 32, है ना। और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, 5 साल के कम के बच्चे जो अभी फिलहाल जो मृत्यु होती है वो होती है 47 बच्चों की। अ, इसको जो है 2026 तक 35 कर देना है, 2016 लिखा हुआ है, 26 तक 35 कर देना है, 2030 तक इसको 25 कर देना है। ठीक है जी। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पूछा जा सकता है भैया, प्लेस इन न्यूज में पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के अंदर देहरादून में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है। देहरादून जिले का चकराता शहर है, वहां का देव वन नाम है वन का। वहां क्रिप्टोगेमिक उद्यान क्या होता है, क्रिप्टोगेमिक यानी इस उद्यान के अंदर जितने भी पेड़ हैं उनमें बीज नहीं होता, ये है क्रिप्टोगेमिक। तो ये इंडिया का पहला है, अपने आप में अनोखा है, इसलिए किसी न किसी एग्जाम में तो टकराएगा सवाल, इसको मान के चलो आप, है ना। अगला आर्थिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, पहला भैया, ये भी देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर को एलएनजी का प्लांट लगाने की अनुमति दी गई, और हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया। कौन से शहर में, नागपुर में, जहाँ के ये खुद सांसद हैं। तो वहाँ प्राइवेट सेक्टर को एलएनजी संयंत्र का उद्घाटन इन्होंने किया है। कौन सी कंपनी है, वैद्यनाथ नाम से है। तो एलएनजी, एलएनजी क्या होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। क्या फायदा है इसका, देखो फायदा ये है कि जो नेचुरल गैस होती है वो किस फॉर्म में है, नाम से ही पता चल रहा है गैस है भैया। अब गैस ज्यादा जगह घेरती है ना, तो बड़े बड़े पाइपलाइंस में ये गैस एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई होती है पूरे देश में, है ना, और फिर इस्तेमाल की जाती है। अब खर्चा बहुत आता है इसके ट्रांसपोर्टेशन में, बड़े बड़े पाइपलाइनों में जाती है। अगर आप क्या करो कि गैस को ठंडा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और बहुत लो टेम्परेचर पे क्या होता है, ये हो जाती है लिक्विड में कन्वर्ट। जैसे पानी की जो भाप है वो ठंडा होकर लिक्विड बन जाती है ना, ऐसे ही क्या होता है कि ये गैस भी लिक्विड बन जाती है, जो नेचुरल गैस है। होता वही है, सब कंटेंट काम वही आएगी, अ, जो नेचुरल गैस अदर काम में आती है वही काम में आएगी, ट्रांसपोर्टेशन के काम में, है ना। जो मतलब एक काम रहता है, आप समझ सकते हो ना, नेचुरल गैस के बहुत सारे काम है, मेनली काम जो है ट्रांसपोर्टेशन में है
फ्यूल के तौर पर काम आती है, मतलब फ्यूल, आप बस एक काम समझो, फ्यूल के रूप में काम आती है। लेकिन चूंकि जगह बहुत ज़्यादा घेरती है, तो अब जो तैयारी है वो ये है कि इसको बहुत छोटे उसमें ले आइए, मतलब इसका वॉल्यूम कम कर दीजिए। तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो फिर इसे पाइपलाइन बिछाने की ज़रूरत नहीं है मोटे मोटे, है ना, बल्कि ट्रकों में भर भर के भी आप ले जा सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह लिक्विफाइड नेचुरल गैस को ले जा सकते हो, है ना। तो इसी तरीके का ये प्लांट बनाया गया है जहाँ पे कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस बनाई जाएगी, यानी जो गैस है उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में देखें तो अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। हम पूरी कवर करेंगे इसको एक अलग से, जो डेली डोज हमारी इनिशिएटिव है, जहाँ पर कि हम रीसेंट का कोई भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उठा के उस पर एक 10 से 15 मिनट में पूरा कवर करते हैं। उसमें इस टॉपिक को हम लेके आएंगे, अफगानिस्तान में जो भी इशू चल रहा पूरा बिल्कुल आपको एकदम समझ में आ जाएगा। और सिर्फ समझ नहीं आ जाएगा, आप लिख भी पाओगे। हम उस हिसाब से बताते हैं यहाँ पर कि आप एग्जाम में लिख पाओ। अगर आपने पूरी कहानी सुन ली, रामायण सुन ली, और पेपर में सब गोल, आप लिख ही नहीं पा रहे हो कुछ, तो कोई फायदा नहीं है। हम वो बताएंगे जहां से आपको मार्क्स मिले, ठीक है। फिलहाल न्यूज क्या है कि भारत ने कंधार से अपने राजनयिकों और सुरक्षा कर्मियों को वापस बुला लिया है, क्योंकि धीरे धीरे तालिबान ने लगभग 75% अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अगला, G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने वेनिस कहाँ है, इटली में, वेनिस में 2 दिवसीय वार्ता के दौरान न्यूनतम 15% वैश्विक कॉरपोरेट कर दर को मंजूरी दे दी है। क्या है वैश्विक कॉरपोरेट कर दर? ये है ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स। देखो, दुनिया भर की जो कंपनियां हैं जो कुछ कमाती हैं दूसरे देशों में जाके, तो उन देशों को टैक्स भी देना पड़ता है। लेकिन होता क्या है कि किसी देश में 20% टैक्स है, किसी में 25% है, किसी में बहुत ही कम है। अब ज्यादातर देश कंपटीशन में रहते हैं कि हम कम करें, कम करेंगे तो क्या होगा कि भैया कंपनी आएंगी ज्यादा से ज्यादा। मैंने अगर 10% टैक्स भारत में कर दिया, तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी भाग कर आएंगी। क्यों? क्योंकि अगर उसी कंपनी को चीन में लगाना है तो 25% देना पड़ रहा है। तो अब क्या है कि दुनिया भर में ये कंपटीशन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अब बात इस पे चल रही है कि एक मिनिमम टैक्स रख दिया जाए कि 15% से नीचे आप नहीं लोगे। तो वही अभी वार्ता चल रही है। फाइनली देखो ये लागू होती है नहीं, मंजूरी दे दी गई है इसको, हालांकि 15% के वैश्विक कॉर्पोरेट रेट को आगे देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा क्यूबा, क्यूबा ने क्या किया, 3 शॉट सोबराना 2, ये एक वैक्सीन है, ये विकसित किया है, जो कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला संयुग्म टीका है, कंजुगेट वैक्सीन है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में इसके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस इतना पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस के लिए पहला संयुग्म टीका या कंजुगेट वैक्सीन किसने बनाया भैया? क्यूबा ने। नेक्स्ट क्या है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के रसायनज्ञ हैं शंकर बाल सुब्रमण्यम और डेविड क्लेनरमैन। इन्होंने क्रांतिकारी अनुक्रमण तकनीकों के विकास के लिए 2020 मिलेनियम प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता है। अब देखो ये इंडिया के हैं, ये इसलिए मतलब इंडियन मूल के हैं, इसलिए ये जो न्यूज है ये आपके काम की हो जाती है। तो मिलेनियम प्रौद्योगिकी पुरस्कार इन्होंने जीता है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है भैया, इसका हर चीज इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस टूरिज्म कंपनी के संस्थापक हैं कौन? रिचर्ड ब्रेंसन। ये जो हैं रिचर्ड ब्रेंसन ने भारतीय मूल की महिला हैं शिरीषा बंदला, ये जो हैं इन, और इनके साथ 4 अन्य क्रू साथियों के साथ अंतरिक्ष उड़ान का संचालन किया। तो पहली बार कोई प्राइवेट, ये इसमें सरकार का कोई रोल नहीं था, ये अपने पैसे पे गए, इनकी अपनी खुद की कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस टूरिज्म कंपनी, और ये फिर कुछ घंटे वहां बिताकर लौट भी आए सफलतापूर्वक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, है ना। कंपनी का नाम पता होना चाहिए, कौन कौन थे, रिचर्ड ब्रेंसन थे, और इंडियन कौन थी, शिरीषा बंदला, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, इथियोपिया के पीएम है अबी अहमद, इनकी पार्टी ने संसदीय चुनाव जीत लिया है। तो ये नाम बहुत मुश्किल है पूछा जाना, लेकिन इस बहाने आपको ना लोकेशन पता लग जाती है, वर्ल्ड की कोई बड़ी न्यूज होती है तो ये इथियोपिया कहाँ है ये देख लो साहब आप, ये इथियोपिया है, ठीक है। तो ये तरीका है पढ़ने का, जब जब आपको कोई प्लेस दिखे तुरंत मैप निकालो और उसकी लोकेशन देखो, याद भी जल्दी होगा।
अगला है खेल की खबर। खेल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे रहा भैया 11 जुलाई। तो 2021 कोपा अमेरिका फुटबॉल, इसका फाइनल था रियो डी जेनेरियो के माराकाना स्टेडियम में। फाइनल में अर्जेंटीना ने ब्राजील को 1-0 से हरा दिया। ठीक है, उन्हीं के देश में उन्हीं को हरा दिया अर्जेंटीना ने 1-0 से ब्राजील को। अगला, अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी पेरू के लुइस डियाज के साथ 4 गोल के साथ टूर्नामेंट के संयुक्त शीर्ष गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। कौन कौन? लियोनेल मेसी और लुइस डियाज। मेसी ब्राजील के निमारो के साथ संयुक्त सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। एक और बड़ा टूर्नामेंट था फुटबॉल का, यूरो 2020 फुटबॉल। बहुत मारामारी हुई, आपने वीडियो वगैरह देखी होंगी कि ब्रिटेन के अंदर कितना ज़्यादा उत्पात हो गया इस फाइनल के चक्कर में। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में खेले गए फाइनल में इटली ने पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड को 3-2 से हराकर 2020 यूएफए यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। चेक गणराज्य के पैट्रिक स्किक और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5-5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर रहे। इटली के गोलकीपर जियान लुइगी डोनारुम्मा टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। तो ये वेम्बले स्टेडियम ध्यान है आपको, मोदी जी गए थे यहाँ पे वेम्बले स्टेडियम में, और एक बहुत बड़ी भीड़ के आगे उन्होंने एक भाषण दिया था, बहुत फेमस हुआ था वेम्बले स्टेडियम का भाषण। तो वहाँ ये फाइनल हुआ था यूरो 2020 फुटबॉल। और कोपा अमेरिका फुटबॉल का फाइनल कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। तो कोपा अमेरिका को कौन जीता? अर्जेंटीना। और यूरो 2020 फुटबॉल को कौन जीता? इसको जीता है इटली पेनल्टी शूट आउट में। इसके अलावा विंबलडन भी, इसका भी फाइनल हुआ। तो देख लो आप कितना बड़ा दिन रहा है कल के लिए, कल का खेलों के लिए। पुरुष एकल को कौन जीता? सर्बिया के नोवाक जोकोविक। महिला एकल को कौन जीता? एश्ले बार्टी। पुरुष युगल को कौन जीता? क्रोएशिया के निकोला मैक्टिक और मैट पाविक। महिला युगल को चीनी ताइपे की हसीए सुवेई और बेल्जियम की एलिस मर्टेस। देखो, आपको केवल पुरुष एकल और महिला एकल याद रखना है, बाकी नहीं याद रखना है, क्योंकि इंडियन एक भी नहीं है। लेकिन हाँ, एकल है पुरुष एकल महिला एकल, तो ये तो पता होना चाहिए। और विंबलडन बड़ा टूर्नामेंट है तो पता ही होना चाहिए। कौन कौन भैया? सर्बिया के नोवाक जोकोविक और एश्ले बर्टी। एश्ले बर्टी कहाँ की हैं? ये आपको पता होना चाहिए, आप इसे एक बार चेक कीजिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया की हैं एश्ले बार्टी। शतरंज में क्या रहा? फ्रांस के मैक्सिम वॉचियर लॉगरेव ने जोग्रेब के क्रोएशिया ग्रैंड शतरंज टूर जीता। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपी के एग्जाम्स में शतरंज के क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते अगर कोई इंडियन नहीं है जीतने वाला तो ये था आज की परीक्षा न्यूज। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।